हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आप लोग ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट और रिस्क मैनेजमेंट डिप्लोमा की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का जो सेशन है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम लोग पेपर वन के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मनी मार्केट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स से आप भी ज़रूर शेयर करना है ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। अब फटाफट से बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग मनी मार्केट के बारे में पढ़ रहे थे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है, तो अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार उसको जरूर जाकर देखिएगा। तो उस लेक्चर के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का था। कुछ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रखा है, बाकियों को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो पहला हमारा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है कोलैटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन, जिसको हम शॉर्ट में CBLO जो है वो कहते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जिसको क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने डेवलप किया था और आरबीआई ने जो है इसे अप्रूव किया था। और इस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से जो एंटिटीज है वो आपस में लैंडिंग और बोरोइंग करती हैं कोलैटरल बेसिस पे। ठीक है, इसमें होता क्या है, तो अगर कोई बोरोवर है वो बोरोइंग करना चाहता है इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, तो उसे कुछ यहाँ पर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जो है पहले जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है उसके पास गिरवी रखनी पड़ती है, प्लेज करनी पड़ती है। ठीक है, और उसे प्लेज करके वो बोरोइंग जो है वो कर पाता है। ठीक है, जो लैंडर्स होते हैं वो बेसिकली क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो प्लेटफॉर्म है उसके जरिए जो है बोरोवर्स को लोन जो है वो प्रोवाइड करते हैं और बदले में उन्हें सिक्योरिटीज की फॉर्म में कोलैटरल जो है वो मिल जाता है, ताकि अगर बोरोवर डिफॉल्ट कर दे तो वो उन सिक्योरिटीज को सेल करके अपना पैसा जो है वो रिकवर कर सके। ठीक है, तो इसकी हेल्प से जो एंटिटीज है वो फंड्स को लैंड कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं कोलैटरल बेसिस पे। और जो भी बोरोवर्स हैं उनको जो भी यहाँ पर एलिजिबल सिक्योरिटीज है, नॉर्मली ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास जो है वो प्लेज करवाने पड़ते हैं। ये बेसिकली इंटरमीडिएरी का जो है वो काम करता है, जो कि इंश्योर करता है कि सभी ट्रांजेक्शन, सभी जो एक्टिविटीज है वो सही तरीके से परफॉर्म जो है वो की जा सके और दोनों पार्टी जो है वो अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करें। ठीक है, ये जो इंस्ट्रूमेंट था मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ये उन लोगों के लिए बनाया गया था जो यहाँ पर डायरेक्टली इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, या फिर अगर उनको पार्टिसिपेशन दी भी गई है तो लिमिटेड बेसिस पे दी गई है, मतलब कि उनके ऊपर एक लिमिट लगाई गई है। तो और एक्स्ट्रा अगर बोरोविंग करनी है तो वो इन इंस्ट्रूमेंट का यूज जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम मेच्योरिटी पीरियड का बात करें तो वो 1 डे से लेकर 90 डेज तक का जो है वो रहता है। हालांकि अगर आरबीआई चाहे, जो आरबीआई की गाइडेंस है उसके अकॉर्डिंग इसका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो अप टू 1 ईयर तक जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, अगर कोई यहाँ पर मार्केट पार्टिसिपेंट्स है उसको फंड्स बोरो करना है या फिर लैंड करना है तो CCIL जो है वो एक डीलिंग प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करता है। और इस डीलिंग सिस्टम, ये जो डीलिंग सिस्टम है वो इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क के थ्रू जो है बोरोइंग और लैंडिंग जो है वो करवाता है। ओके, अगर हम मेंबरशिप की बात करें इंक्लूडिंग एसोसिएट मेंबरशिप, तो इसके अंदर आ जाते हैं हमारे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, प्राइमरी डीलर्स, एनबीएफसीज, नॉन गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड्स और कॉर्पोरेट्स। ठीक है, ये सारे के सारे इस स्कीम के अंदर जो है वो मेंबर बन सकते हैं और बोरोइंग और लैंडिंग जो है वो कर सकते हैं। जितने भी यहाँ पर मेंबर्स हैं उनको एक कॉन्स्टिट्यूट SGL अकाउंट जो है वो CCIL के साथ जो है वो मेंटेन करना पड़ता है, जिसके अंदर वो सिक्योरिटीज को डिपॉजिट करवाते हैं जब भी वो बोरोइंग जो है वो करते हैं। ठीक है, साथ के साथ जो एसोसिएट मेंबर्स होते हैं उनको इन अकाउंट के साथ साथ एक करंट अकाउंट भी जो है वो सेटलमेंट बैंक के साथ जो है वो मेंटेन करना पड़ता है, जिसको डिजाइन किसने किया है यहाँ पर मतलब कि जो सेटलमेंट बैंक है उसको डेजिग्नेट कौन करता है, CCIL जो है वो डेजिग्नेट करता है, ताकि जो फंड्स है उनकी सेटलमेंट जो है वो की जा सके। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेंबर्स को एक अकाउंट बनाना पड़ता है, एसोसिएट मेंबर्स को 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूट SGL और एक करंट अकाउंट सेटलमेंट बैंक के साथ। अब बात करेंगे यहाँ पर ट्रेजरी बिल्स। ठीक है, तो ट्रेजरी बिल्स यहाँ पर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जिसको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो मनी मार्केट में इशू करती है आरबीआई की थ्रू। जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर ट्रेजरी बिल्स को इशू करने का जो है वो काम करता है। नॉर्मली जो ट्रेजरी बिल्स है वो आरबीआई के द्वारा प्राइमरी मार्केट में जो है वो इशू किए जाते हैं। ठीक है, और ये जो ट्रेजरी बिल्स है वो ऑक्शन के थ्रू जो है वो सेल किए जा रहे हैं और ये जो ऑक्शन है वो एवरी वीक जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं। अगर हम मार्केट पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो वो बेसिकली ट्रेजरी बिल्स को खरीदने के लिए बिडिंग जो है वो कर सकते हैं और जो कट ऑफ प्राइस है वो आरबीआई के द्वारा जो है वो डिसाइड किया जाता है। कैसे डिसाइड किया जाता है, तो देखो, जिस प्राइस के ऊपर, जिस बिड के ऊपर जो टोटल नोटिफाइड अमाउंट है वो ऑक्शन हो जाती है, यानी कि सेल हो जाती है,
उसके ऊपर जो है वो कट ऑफ प्राइस जो है फिक्स कर दिया जाता है। जैसे कि अगर मान के चलो 100 रुपए है, इसके ऊपर जो सारी की सारी जो टी बिल्स है वो यहाँ पर सेल हो गई है और जो नोटिफाइड अमाउंट थी वो हमें रिसीव हो गई है, तो ये आपका यहाँ पर कट ऑफ प्राइस जो है वो कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो टी बिल्स है ना वो सेकेंडरी मार्केट में जो है वो डील किए जाते हैं। सेकेंडरी मार्केट जहां पर जो इन्वेस्टर्स है वो आपस में डीलिंग जो है वो करते हैं, एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को टी बिल्स जो है वो सेल करता है। और सेकेंडरी मार्केट में ये जो ट्रेड किया जाता है वो यील्ड बेसिस पे किया जाता है, यानी कि कितना यहाँ पर हमें रिटर्न मिल रहा है उसके बेसिस पे जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है वो है रीपर्चेज एग्रीमेंट्स। अब ये रीपर्चेज एग्रीमेंट क्या होता है? देखो, रीपर्चेज एग्रीमेंट के थ्रू जो पार्टीज होते हैं वो आपस में बॉर्बिंग और लैंडिंग करती है कोलैटरल बेसिस के ऊपर। इसमें होता क्या है, तो एक पार्टी दूसरी पार्टी को जो है सिक्योरिटी सेल करती है ताकि वो फंड्स को बोरो कर सके, और साथ के साथ एक कंडीशन रखती है कि वो इन सिक्योरिटीज को एक फ्यूचर डेट पर उससे जो है वो वापस खरीद लेगा। जैसे इसको मैं एक एग्जांपल के साथ यहाँ पर समझाता हूँ। तो मान के चलिए एक ए पर्सन है और बी पर्सन है। ए पर्सन को फंड्स बोरो करना है और बी पर्सन को फंड्स लैंड करना है। इसके पास यहाँ पर मान के चलिए एक सिक्योरिटीज है, कुछ यहाँ पर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज है। तो ए ने क्या किया, इन सिक्योरिटीज को बी को यहाँ पर सेल कर दिया और कंडीशन रखी कि इन सिक्योरिटीज को जो ए पर्सन है वो 6 महीनों के बाद एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे जो है बी से वापस खरीद लेगा। तो ये जो एग्रीमेंट इनके बीच में हुआ है यही आपका रीपर्चेज एग्रीमेंट जो है वो कहलाता है। ठीक है, अब ये जो ए पर्सन है, सेलर है, ये बेसिकली बॉर्बर होता है जिसको यहाँ पर फंड्स मिलते हैं, और ये बी जो है, जो बायर है, जो सिक्योरिटीज को बाय कर रहा है, ये लेंडर होता है जो कि यहाँ पर फंड्स लेंड करता है। ठीक है, और इसको यहाँ पर सिक्योरिटीज एज अ कोलैटरल जो है वो मिलती है। क्लियर है आपको? तो रेपो के अंदर जो सिक्योरिटीज है उनको सेल किया जाता है एक एग्रीमेंट के साथ कि इस सिक्योरिटीज को एक फ्यूचर डेट पर एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे वापस जो है वो खरीद लिया जाएगा सेलर के द्वारा बायर से। ठीक है, जो सिक्योरिटी का जो सेलर होता है उसे फंड्स मिल जाते हैं और जो बायर होता है उसे सिक्योरिटी मिल जाती है एज अ कोलैटरल। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो रेपो है वो कौन कौन यहाँ पर यूज कर सकता है, तो देखो न, जो नॉर्मल मार्केट पार्टिसिपेंट्स है वो तो यूज कर सकते हैं, साथ के साथ जो आरबीआई है ना वो भी यहाँ पर रेपो का जो है यूज करता है ताकि वो मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी है उसको कंट्रोल कर सके, साथ के साथ बैंकों को लिक्विडिटी जो है वो प्रोवाइड कर सके। यानी कि अगर बैंकों को लिक्विडिटी की जरूरत पड़ती है, उनकी लिक्विडिटी पोजीशन खराब होती है, तो आरबीआई उनकी हेल्प जो है वो कर सके। ठीक है, जो बैंक्स हैं वो आरबीआई से यहाँ पर फंड्स जो है वो बोरो कर सकती हैं सिक्योरिटीज को सेल करके इस एग्रीमेंट के साथ कि वो आरबीआई से एक फ्यूचर डेट पर वापस जो है सिक्योरिटीज को एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे जो है वो खरीद लेगी। ठीक है, अब ये जो रेपो रेट है इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट मिलता है, ठीक है, जो रेपो के ऊपर इंटरेस्ट रेट मिलता है वो एनुअलाइज इंटरेस्ट रेट होता है और इसको हम रेपो रेट के नाम से जो है वो जानते हैं। ठीक है, रेपो रेट अगर लोअर देन, जो रेपो रेट होता है वो नॉर्मली कम होता है। किससे कम होता है? जो अनसिक्योर्ड इंटरबैंक लोन होते हैं ना उनसे कम होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो लोन दिया जा रहा है वो सिक्योरिटी बेसिस पे दिया है, सिक्योर लोन है, और सिक्योर लोन पे हमेशा जो है वो कम इंटरेस्ट रेट जो है वो चार्ज किया जाता है लेंडर के द्वारा एज कंपैरिजन टू जो हमारे अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर रेडी और फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन। अब ये रेडी और फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन क्या होता है? देखो, रेपो को ही हम कई बार रेडी और फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन जो है वो कह देते हैं। क्यों कहते हैं? तो देखो इसमें होता क्या है, अगर हम रेपो की बात करें तो जो सेलर है, बॉर्वर है, यानी कि जो सेलर है वो पहले सिक्योरिटी को जो है वो सेल करता है। ठीक है, पहला जो पोजीशन है कि सिक्योरिटी को सेल किया जा रहा है। अब सिक्योरिटी को जो सेल किया जा रहा है ना वो सपोर्ट रेट के ऊपर जो है वो सेल किया जाता है, यानी कि उस समय जो रेट चल रहा होता है उसके ऊपर जो है वो सेल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा इसका जो पार्ट है वो है सिक्योरिटीज को वापस से परचेज करना। अब सेलर मान के चलो 6 महीनों के बाद सिक्योरिटीज को वापस से यहाँ पर जो है वो परचेज कर रहा है। ठीक है, तो अब 6 महीनों के बाद जब सिक्योरिटी को परचेज किया जाएगा तो जिस रेट पर परचेज किया जाएगा उसे हम फॉरवर्ड रेट जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो रेट यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, एक सपोर्ट रेट जिसको हम रेडी रेट भी कहते हैं और फॉरवर्ड रेट। इसीलिए हम इसको फॉरवर्ड, रेडी और फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन भी जो है वो कहते हैं। ठीक है, जो सिक्योरिटीज है उनको सपोर्ट यानी कि रेडी रेट के ऊपर बेसिस के ऊपर जो है वो सेल किया जाएगा और इसे सेम सिक्योरिटीज को रीपर्चेज कर लिया जाएगा फॉरवर्ड बेसिस पे, इसीलिए हम इसको रेडी फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर डबल रेडी फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन। अब ये डबल रेडी फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन क्या होता है, तो इसको हम एक सिंपल सी एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। तो मान के चलिए कि ए पर्सन है और यहाँ पर बी पर्सन है। ए पर्सन के पास जो है एक्स नाम की सिक्योरिटीज है और ए पर्सन ने बी पर्सन को एक्स नाम की जो सिक्योरिटीज है वो सेल कर दी है इस एग्रीमेंट के साथ कि वो एक्स सिक्योरिटीज को 5 महीनों के बाद बी से जो है वो वापस खरीद लेगा एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे। ठीक है,
तो ये जो ट्रांजेक्शन हुई वो हुई रेडी फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन यानी कि रेपो, ठीक है। पर ए ने क्या किया ना, बी के पास एक वाई नाम की सिक्योरिटीज थी, ए ने बी से वाई नाम की जो सिक्योरिटीज है उसको यहाँ पर जो है वो बाय कर लिया इस एग्रीमेंट के साथ कि वो यहाँ पर 5 महीनों के बाद इन सिक्योरिटीज को वापस बी को जो है वो सेल कर देगा प्री डिटरमाइंड प्राइस पे। तो ये जो ट्रांजेक्शन हुई है ये आपका डबल रेडी फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन होता है, डबल रेपो ट्रांजेक्शन जो है वो होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो एंटिटी यहाँ पर सिक्योरिटी को सेल करती है ना अनदर एंटिटी को, ठीक है, रीपर्चेज एग्रीमेंट बेसिस के ऊपर, वो उसके साथ साथ ना जो आपका बायर है उससे सम अदर सिक्योरिटीज को खरीद लेती है इसके साथ कि वो उसे बाद में सेल जो है वो कर देगी, इसलिए हम इसको डबल रेडी फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन कहते हैं। फिर आता है आपका यहाँ पर रेपो प्राइसिंग। रेपो प्राइसिंग, ये जो रेपो कॉन्ट्रैक्ट होता है, रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है, इसका प्राइस यहाँ पर कैसे जो है वो डिटरमाइन किया जाता है। तो दो चीजें यहाँ पर देखी जाती है, सबसे पहले नेट कूपन इंटरेस्ट कितना है, ठीक है, और जो रेपो अमाउंट है, ये दो चीजों को यहाँ पर कंसीडर किया जाता है रेपो का प्राइस जो है वो फिक्स करने के लिए। और जो रेपो अमाउंट है वो कैलकुलेट की जाती है रेपो इंटरेस्ट के बेसिस पे, ठीक है। तो नेट कूपन कितना है और रेपो अमाउंट कितनी है, उन दोनों के बेसिस पे जो रेपो के प्राइस है उसको फिक्स किया जाएगा, यानी कि उसको एडजस्ट जो है वो किया जाएगा। अगर आपका जो रेपो रेट है वो करंट यील्ड से हायर है, जैसे अगर मान के चलिए जो रेपो रेट है, जो रीपर्चेज एग्रीमेंट पे जो रेट आपको मिल रहा है वो 10% का है, और जो करंट यील्ड मार्केट में मिल रही है वो यहाँ पर 8% का है, ठीक है। तो उस केस में जो रीपर्चेज प्राइस है ना वो अपवर्ड चला जाएगा, यानी कि जो रीपर्चेज प्राइस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर पहले फिक्स किया था रीपर्चेज प्राइस होगा 100 रुपए का, अब ये बढ़कर कितना हो जाएगा यहाँ पर 120 जो है वो हो जाएगा। ऐसा क्यों है, देखो रेपो रेट की आपको ज्यादा मिल रहा है, मतलब कि अगर करंट यील्ड 8% की है और आपको रेपो रेट 10% का मिल रहा है, यानी कि आपको मार्केट रिटर्न से ज्यादा रिटर्न यहाँ पर मिल रहा है, जिससे इसकी वैल्यू जो है सिक्योरिटीज की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और इसकी वजह से होगा क्या कि जो आपका सेलर है, यानी कि जिसने पहले सिक्योरिटी सेल की थी, उसको कैपिटल लॉस होगा, क्योंकि उसने सेल 100 रुपए में की थी, अब उसको बाय 120 रुपए में करनी पड़ेगी, क्योंकि जब वो सेल कर रहा था सिक्योरिटीज के प्राइसेस 100 रुपए ही थे, पर समय के साथ क्या हुआ कि जो करंट यील्ड थी वो कम हो गई, रेपो रेट बढ़ गई, जिसकी वजह से इसके प्राइस 120 हो गए। अब इसको 120 रुपए पे खरीदना पड़ेगा और 20 रुपए का इससे कैपिटल लॉस जो है वो हो जाएगा। अगर रेपो रेट जो है वो कम है करंट यील्ड से, तो जो रीपर्चेज प्राइस है वो डाउनवर्ड हो जाएगा, यानी कि रीपर्चेज प्राइस जो है वो कम हो जाएगा। जैसे अगर पहले 100 रुपए प्राइस था तो 80 रुपए हो जाएगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो करंट यील्ड ज्यादा है, रेपो रेट आपका कम है, तो जो सिक्योरिटीज है उनकी जो वैल्यू होगी वो समय के साथ जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। अगर रेपो रेट और कूपन रेट इक्वल है तो उस केस में रीपर्चेज प्राइस जो है वो सेल प्राइस के इक्वल ही रहेगा, वहां पर एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, ना तो रीपर्चेज प्राइस कम होगा और ना ही ज्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर एलिजिबल है, ठीक है। तो मेनली देखो यहाँ पर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और जो मनी मार्केट सिक्योरिटीज और इक्विटी है, ये यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट जो है वो एलिजिबल है रीपर्चेज एग्रीमेंट के अंदर। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेपोज की। तो मेनली जो रेपोज हैं वो 4 तरह के हैं, और ये जो कैटेगरीज बनाई गई है वो बनाई गई है ऑन द बेसिस ऑफ मेच्योरिटी, प्राइसिंग और टर्म एंड कंडीशंस ऑफ रेपो। पहले जो हमारी यहाँ पर टाइप है रेपो की वो है बाय और सेल रेपो। बाय और सेल रेपो नॉर्मल रेपो होता है। इसके अंदर क्या होता है कि एक पर्सन सिक्योरिटीज को जो है वो सेल करता है, और जब वो सिक्योरिटीज को सेल करता है जो ऑनरशिप होती है वो सेलर से सिक्योरिटीज की, मतलब जिसने यहाँ पर सेल किया सिक्योरिटीज की, उसके पास से सिक्योरिटीज की जो ऑनरशिप है वो बायर के पास जो है वो चली जाती है, ठीक है। और जो फॉरवर्ड प्राइस होता है वो एडवांस में जो फिक्स किया जाता है कि फ्यूचर में जाकर ये जो सिक्योरिटीज है उसको कितने प्राइस पे जो है वो खरीदा जाएगा सेलर के द्वारा। तो ये नॉर्मल रेपो जो हमने एग्जांपल में भी समझा था ना, ये नॉर्मल रेपो है, ठीक है। तो इसमें जो सिक्योरिटीज है उसको भी ट्रांसफर किया जाएगा, साथ के साथ जो उसकी ऑनरशिप है उसको भी ट्रांसफर किया जाएगा सेलर के द्वारा बायर के पास, ठीक है। अब बात करेंगे क्लासिक रेपो। क्लासिक रेपो के अंदर क्या होता है, देखो क्लासिक रेपो के अंदर जो स्टार्ट और एंड प्राइस होता है सिक्योरिटीज का वो सेम होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेलिंग प्राइस होता है और जो रीपर्चेज प्राइस होता है वो सेम होता है, ठीक है। और ये जो फंड्स दिए गए होते हैं, जब हमने सिक्योरिटीज को सेल किया तो हमें जो भी यहाँ पर फंड्स मिले तो उसको हमें एक लोन के जैसे जो है वो मानना पड़ता है, और हमें इंटरेस्ट जो उसके ऊपर बनता है वो सेपरेटली जो है वो पे करना पड़ता है। जैसे आप मान लो लोन लेते हो, आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है,
मतलब अगर आप लोन सॉरी लेते हो तो आपको इंटरेस्ट पे जो है वो करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप जब सिक्योरिटीज को सेल करोगे तो जो भी आपको फंड्स मिलेंगे उसको आपको एज अ लोन जो है वो ट्रीट करना पड़ेगा और आपको उसके ऊपर अलग से इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे आपको प्राइस एडजस्टमेंट करने की जरूरत जो है वो नहीं होगी, ठीक है। और ध्यान में रखना है कि जो सिक्योरिटीज है वो सिर्फ और सिर्फ कोलैटरल का ही यहाँ पे जो है वो काम करेंगे। कोलैटरल का मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे हम कोई लोन लेते हैं, जैसे मान लो आप होम लोन ले रहे हो, उसके लिए आप अपना घर गिरवी रख रहे हो, तो वो सिर्फ कोलैटरल का काम जो है वो करेगा और कोई नहीं। तो क्लासिक रेपो के अंदर जो सिक्योरिटी सेल की जाती है वो भी सिर्फ कोलैटरल का ही काम जो है वो करती है। उसके बाद होल्ड इन कस्टडी रेपो, ये तीसरी टाइप है। अब इसमें होता क्या है, डिफरेंस क्या है नॉर्मल रेपो से, वो थोड़ा समझा देता हूँ। तो नॉर्मली रेपो में क्या होता है कि अगर कोई पर्सन सेल करता है सिक्योरिटीज को तो सिक्योरिटीज है वो ट्रांसफर कर दी जाती है बायर को। किसे ट्रांसफर कर दी जाती है, बायर को, ठीक है। जैसे ए ने अगर बी को सिक्योरिटी सेल किया रीपर्चेस एग्रीमेंट के अंदर, तो ए जो है सिक्योरिटीज ट्रांसफर करेगा बी को। पर इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें क्या होता है कि जो सेलर होता है ना वो सिक्योरिटीज को बायर के बिहाफ पर अपनी ही कस्टडी में जो है वो रखता है, क्योंकि अल्टीमेटली देखो जब ए पर्सन सिक्योरिटीज को वापस रीपर्चेज करेगा तो सिक्योरिटीज ए के पास ही यहां पर आनी पड़ेगी। तो इन्होंने इजी रास्ता अपनाया कि 6 महीनों के बाद मेरे पास ही सिक्योरिटीज आएंगी, तो एक काम करता हूँ कि सिक्योरिटीज को मैं अपनी ही कस्टडी में जो है वो रखता हूँ। हालांकि इसके ऊपर ऑनरशिप आपकी ही रहेगी, पर बाद में हमें सेटलमेंट करने की जरूरत नहीं होगी, सिक्योरिटी मेरी है तो मेरे पास ही यहाँ पर जो है वो रहेगी। तो मेच्योरिटी तक जो सिक्योरिटीज है उसको जो सेलर होता है वही अपने कस्टडी में होल्ड करके रखता है। फिर आता है आपका ट्री पार्टी रेपो। रेपो के अंदर नॉर्मली 2 पार्टीज होते हैं, पर ट्री पार्टी रेपो के अंदर 3 पार्टीज होती हैं, 3 पार्टीज होती हैं। इसमें एक ना आपका एजेंट होता है जिसको हम इंटरमीडियरी भी कहते हैं, और इसका काम क्या होता है, तो बायर और सेलर के बीच में एज अ इंटरमीडियरी काम करना, एज अ कस्टोडियन जो है वो काम करना। इसका काम क्या होता है बेसिकली, तो रेपो से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं उनको फैसिलिटेट करना, जैसे कि जो फंड्स हैं उनको बायर से ट्रांसफर करना सेलर के पास, ठीक है। और जो सिक्योरिटीज है सिक्योरिटीज को अपने पास सेफ तरीके से होल्ड करके रखना बायर के ब्याह पर, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जो यहाँ पर रेपो का टर्म पीरियड है उसके अंदर जो सेलर है वो गलत तरीके से इन सिक्योरिटीज को सोल्ड ना कर पाए या फिर किसी और रेपो के लिए इसको प्लेज जो है वो ना कर पाए, ठीक है। तो इसका मेन काम कॉमन कस्टोडियन का रहता है और जितनी भी यहाँ पर ट्रांजेक्शन होती है उसको सेटल करने का काम जो है वो रहता है, फैसिलिटेट करने का जो है वो काम रहता है। फिर आता है आपका रेपो पीरियड। रेपो पीरियड कितना होता है, नॉर्मली देखो रेपो पीरियड जो है वो 1 दिन से लेकर कई दिनों का जो है वो हो सकता है। तो अगर कोई मान के चलिए रेपो है जिसका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो सिर्फ 1 दिन है, तो वो आपका ओवरनाइट रेपो जो है वो कहलाता है। अगर जो मेच्योरिटी पीरियड है, ठीक है, यानी कि जो टाइम पीरियड है वो फिक्स किया गया है एडवांस के अंदर, और वो जो टाइम पीरियड है वो 1 से ज्यादा दिन के लिए, जैसे 5 दिनों के लिए अगर यहाँ पर रेपो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो ये आपका टर्म रेपो जो है वो कहलाता है और इसको पीरियड के खत्म होने पर टर्मिनेट कर दिया जाता है। हालांकि अगर कोई पार्टी चाहे तो वो 1 या 2 दिन का नोटिस देकर जो है वो आसानी से इसको टर्मिनेट जो है वो कर सकते हैं। उसका जो ओपन रेपो होता है इसका कोई फिक्स मेच्योरिटी पीरियड जो है वो नहीं रहता है। जो इंटरेस्ट रेट होता है वो डे टू डे बेसिस पे जो है वो चेंज होता रहता है, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन क्या है उसके बेसिस पे चेंज होता रहता है। और जो फ्लेक्सिबल रेपोज होते हैं उसके अंदर जो लेंडर होता है वो फंड्स जो है वो बॉर्बर को दे देता है। अब ये जो बॉर्बर है वो अपने हिसाब से फंड्स को जो है जरूरत पड़ने पर विड्रॉ करता रहता है एक स्पेसिफाइड पीरियड तक, यानी कि एक बार में उसे फंड जो है वो विड्रॉ करने की जरूरत जो है वो नहीं रहती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर रिस्क की। रिस्क कौन कौन से यहाँ पर जो है वो फेस करने पड़ते हैं दोनों ही पार्टीज को, ठीक है। तो वैसे तो देखो जो रेपोज होते हैं वो कोलैटराइज्ड ट्रांजैक्शन होते हैं, कोलैटरल बेसिस पे बॉर्विंग और लैंडिंग जो है वो की जाती है। फिर भी कोई रिस्क है जैसे कि जो काउंटर पार्टी रिस्क है वो दोनों पार्टीज को फेस करना पड़ता है। सबसे पहले देखो अगर हम इश्यूअर की बात करें, यानी कि जैसे अगर मान के चले कोई यहाँ पर सिक्योरिटीज को सेल कर रहा है, जो सेलर है उसको कौन सा रिस्क यहाँ पर फेस करना पड़ रहा है कि हो सकता है कि जो बायर है वो जब टाइम पीरियड आए तो वापस से जो है वो सिक्योरिटीज को डिलीवर ना करे। जैसे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने यहाँ पर सिक्योरिटीज बी को यहाँ पर सेल की और इसे कहा कि मैं 6 महीनों के बाद आप वापस इससे मैं खरीदूंगा, और जब ए बी के पास खरीदने के लिए गया तो बी ने कहा कि मेरे पास वो सिक्योरिटीज है ही नहीं, मैं आपको सिक्योरिटीज नहीं दूंगा, तो इससे तो इसका लॉस हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मान के चलिए इसने यहाँ पर रीपर्चेज ही नहीं किया सिक्योरिटीज को, अगर मान के चलिए जो बोरोवर है अगर उसने सिक्योरिटीज को रीपर्चेज नहीं किया तो इस ये
इसको भी रिस्क फेस करना पड़ेगा। हालांकि इसके पास सिक्योरिटीज होंगी तो वो उसको सेल करके अपना लॉस जो है वो रिकवर कर पाएगा। हालांकि पर लॉस होने के चांसेस तो फिर भी यहाँ पर रहते ही हैं, चाहे बैंक के पास सिक्योरिटी हो फिर भी लॉस होने के चांसेस तो रहते ही हैं। उसके बाद जो काउंटर पार्टी रिस्क है वो यहाँ पर मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि लेंडर जो है सिक्योरिटीज को लिक्विडेट करके उससे अपने जो लॉसेज है उसको जो है वो कवर कर पाता है। ठीक है, लेंडर्स और जो बोरोवर्स होते हैं वो उन दोनों को ही इंटरेस्ट रेट रिस्क भी यहाँ पर फेस करना पड़ता है, यानी कि इंटरेस्ट रेट में जो फ्लक्चुएशंस आते हैं उनकी वजह से भी उनको लॉसेस होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि देखो, अगर इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ गया, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपकी सिक्योरिटीज की जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपकी सिक्योरिटीज पे जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है मान के चलिए 10% है और जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो 15% है, तो यहाँ पर आपको कम रिटर्न मिले तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जिससे अगर बाई चांस डिफॉल्ट कर देता है बॉर्बर, पेमेंट नहीं करता, रीपरचेज नहीं करता है, तो कम दाम पर जो है वो बेचना पड़ेगा सेलर बायर को, यानी कि आपका लेंडर को, जिससे उसे लॉस भी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बॉर्बर डिफॉल्ट करता है, बैंकरप्ट हो जाता है और वो सिक्योरिटी को रीपरचेज नहीं कर पाता है, तो जो आपका लेंडर है वो लोन अमाउंट को कम, मतलब कि कम प्राइस पे जो है उसे पैसा मिलेगा लोन अमाउंट को कवर करने के लिए। उसके बाद बॉर्वर्स को भी यहाँ पर रिस्क फेस करना पड़ता है। जैसे अगर इंटरेस्ट रेट फॉल हो गया, यानी कि इंटरेस्ट रेट कम हो गया, तो सिक्योरिटीज की जो वैल्यू वो इंक्रीज हो जाएगी, जिससे अगर उसने पहले ही 100 रुपए में मान लो सिक्योरिटीज बेची हुई है और अब मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो गया और सिक्योरिटीज के प्राइस 120 हो गया, तो इसे भी 20 रुपए का यहाँ पर लॉस जो है वो हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर लेंडर डिफॉल्ट कर देता है तो उस केस में जो बॉर्बर है उसे इन सिक्योरिटीज को हायर मार्केट प्राइस पे खरीदना पड़ेगा दोबारा से, जिसकी वजह से इसको लॉस होने के चांसेस है। डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करें तो जो लीगल टाइटल होता है कोलैटरल सिक्योरिटी का वो ट्रांसफर करना पड़ता है बायर को, यानी कि लेंडर को। जैसे अगर ए और बी है तो ए ने अगर बी को सिक्योरिटी सेल किया तो सिक्योरिटीज का जो लीगल टाइटल है, ऑनरशिप है, वो बी को जो है वो ट्रांसफर करना कंपलसरी होगा। ठीक है, और जो सेलर है वो यहाँ पर फंड्स की जो है वो रिपेमेंट, ठीक है, यहाँ पर फंड्स की जो है वो रिपेमेंट कर देगा। अगर मान के चलिए जो सेलर है वो डिफॉल्ट कर देता है, सॉरी रिपेमेंट में, अगर वो रिपेमेंट नहीं करता है तो उस केस में उसे यहाँ पर कोलैटरल सिक्योरिटी के लिए कोई लीगल काम करने की जरूरत नहीं है, वो उसको सीधा सेल करके अपना पैसा जो है वो रिकवर कर सकता है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे एग्रीमेंट डेवलप बाय द इंटरनेशनल स्टॉक लेंडर एसोसिएशन। ठीक है, तो ये इस एग्रीमेंट का फुल फॉर्म है हमारा ओवरनाइट स्टॉक लैंडिंग एग्रीमेंट, और इसको डेवलप किया था इंटरनेशनल सिक्योरिटीज लैंडिंग एसोसिएशन है। और ये एक मास्टर एग्रीमेंट है जो कि यहाँ पर रेपो ट्रांजेक्शन के अंदर जितने भी पार्टीज हैं उनके बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप होंगे, उसके क्या राइट्स होंगे, क्या ऑब्लिगेशंस होंगी, क्या टर्म एंड कंडीशंस होंगे, उन सभी को गवर्न करने का काम जो है वो करता है। तो ये यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन जो है वो फिक्स करता है रेपो ट्रांजेक्शंस की, जैसे कि सिक्योरिटीज को कैसे ट्रांसफर किया जाएगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी, मार्केट मार्किंग कैसे की जाएगी, और इनकम जो है सिक्योरिटीज के ऊपर उनको कैसे यहाँ पर हैंडल जो है वो किया जाएगा। ठीक है, साथ के साथ कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जिनको डिफॉल्ट माना जाएगा, और अगर कोई पार्टी यहाँ पर डिफॉल्ट करती है तो उसके खिलाफ क्या क्या यहाँ पर एक्शन लिए जा सकते हैं, ये सारी चीजें स्पेसिफाई करता है। साथ के साथ ये एग्रीमेंट ये भी कवर करता है कि कोलैटरल सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर क्या रहेगा, साथ के साथ कूपन की टाइमिंग यहाँ पर क्या रहेगी, इंटरेस्ट पेमेंट की टाइमिंग क्या रहेगी, वो सारी चीजें भी स्पेसिफाई जो है वो करते हैं। तो मेनली जितने भी रेपो ट्रांजेक्शन है वो इस एग्रीमेंट के थ्रू ही जो है वो गवर्न किए जाते हैं। तो जो OSLA है वो बेसिकली क्लियर टर्म्स जो है वो प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी ऑब्लिगेशन रिस्क मैनेजमेंट के लिए। अब बात करेंगे यूजर्स की कि यूजर्स क्या क्या है रेपो ट्रांजेक्शन के। सबसे पहले देखो, जब रेपो ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं तो उससे मनी मार्केट के अंदर जो टर्नओवर होता है वो इंक्रीज होता है, मनी मार्केट का जो टर्नओवर होता है वो इंक्रीज होता है, जिससे उनकी जो लिक्विडिटी और डेप्थ है मार्केट की वो इंक्रीज जो है वो हो जाती है। साथ के साथ जो डेट मार्केट है वहां पर भी जो वॉल्यूम होता है ट्रांजेक्शन्स का वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है, जिससे जो डीलर्स है वो हायर वॉल्यूम के अंदर ट्रांजेक्शन जो है वो कर सकते हैं। और जो रेपोज है वो इन एक्सपेंसिव और मोस्ट एफिशिएंट वे प्रोवाइड करता है लिक्विडिटी को जो है वो इंप्रूव करने के लिए सेकेंडरी मार्केट के अंदर। मतलब सेकेंडरी मार्केट के अंदर आप रेपो का यूज करके इन एक्सपेंसिव वे में आसानी से अपने लिक्विडिटी को इंप्रूव कर सकते हो। और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, वो भी यहाँ पर फंड्स रेज जो है वो कर सकते हैं रेपो की हेल्प से। और ये जो फंड्स होते हैं वो काफी इनएक्सपेंसिव जो है वो रहते हैं, और इनसे जो फंड्स कंपनी जनरेट करती है वो इनको मार्केट में ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे जो है वो इन्वेस्ट करके गुड स्प्रेड जो है वो कमा सकती है, यानी कि ज्यादा इनकम जो है वो कमा सकती है। क्लियर है? जो ट्री पार्टी रेपोज है वो बेसिकली जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो इंटरमीडिएरी का काम करके इनकम जो है वो कमा सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि जो ट्रांजेक्शन्स हैं, जो रेपो ट्रांजेक्शन्स है वो बहुत ही बड़ी अमाउंट में जो है वो की जाती है और उनकी जो ड्यूरेशन होती है वो भी डिफरेंट होती है, तो इसकी वजह से जो टर्म इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर है वो क्रिएट होता है।
टर्म इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां पर डिफरेंट ड्यूरेशंस की जो रेपो ट्रांजेक्शन होते हैं उसके ऊपर डिफरेंट इंटरेस्ट रेट जो है वो पे किया जाता है, जिससे हम इनकम वगैरह जो है अच्छे तरीके से कमा सकते हैं। जो सेंट्रल बैंक होता है वो भी यहाँ पर रेपो का यूज करता है अपनी ओपन मार्केट ऑपरेशंस के लिए। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है सेंट्रल बैंक के, तो अगर हम सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंदर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की सेल परचेज जो है वो करता है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, ताकि उससे वो मनी सप्लाई को कंट्रोल जो है वो कर सके। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक जो है वो रेपो का यूज करके ओपन मार्केट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंजेक्टिंग विड्रॉइंग लिक्विडिटी इनटू और फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, साथ के साथ वो शॉर्ट टर्म के अंदर जो वोटैलिटी होते हैं उनको भी रिड्यूस करने का जो है वो काम करते हैं। फिर आते हैं बैंक रिजर्व्स एंड कॉल रेट्स। तो बैंक रिजर्व और कॉल रेट का यहाँ पर यूज किया जाता है अल्टीमेटली जो मॉनेटरी कंडीशंस है उसको ईजिंग करने के लिए या फिर उनको टाइट करने के लिए, ताकि जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल में रखा जा सके। तो यहाँ पर हमारा जो मनी मार्केट का जो टॉपिक था, चैप्टर था, वो यहाँ पर जो है वो ओवर हो गया। तो हमने डिटेल में जो है वो मनी मार्केट के बारे में जो है वो पढ़ लिया है। तो अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो एक मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो हो गया है। और अगर आप सिस्टमेटिक वे में टीआरएम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो, और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। ठीक है, तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में इस डिप्लोमा की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो बिना सोचे फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारा कोर्स आपके लिए बेस्ट कोर्स जो है वो रहने वाला है। और हमारे वीडियो कोर्स की खासियत क्या है कि हमारी जो वीडियोस की ड्यूरेशन है वो काफी कम है, जिससे आप बहुत ही कम टाइम में अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हो। सारा सिलेबस आपको अपडेटेड फॉर्म में मिल जाता है। अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल है। आपको हमारे जो ऐप है वो प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों ही जगहों पे मिल जाएंगे। आपको जस्ट टाइप करना है लर्निंग सेशन आईपीएफ एग्जाम्स, और इन ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% तक का ऑफ मिल जाएगा हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा विंटर। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पर मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है।